नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है, लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक अनुरोध। बहुत समय से कई लोग कह रहे थे कि वो सहयोग करना चाहते हैं और उसके लिए बैंक डिटेल्स और दूसरी जो भी जानकारियां हैं वो मुहैया कराई जाए। तो डिस्क्रिप्शन में वो सारी जानकारी मुहैया करा दी है मैंने। जो लोग उचित समझते हों, सहयोग करना चाहते हों, उनका स्वागत है। अब बात करते हैं आज के रविवार स्पेशल की। आज का रविवार स्पेशल गिलगिट बाल्टिस्तान पर है। अभी 5 तारीख बीतती है, 5 अगस्त। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया गया और जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से विलय हो गया भारत में। कोई शक की गुंजाइश, कोई शुबहा जो है वो नहीं रह गया। तो गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान जीबी, आगे जीबी के नाम से संबोधित करेंगे इसको। इसकी विशेषता क्या है? 3 हिस्से में इसकी बात करूंगा। पहले हिस्से में इसकी विशेषता क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, दूसरे हिस्से में कैसे ये पाकिस्तान के कब्जे में गया, और तीसरे में वर्तमान परिस्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है। तो पहले बात करते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान है क्या। ये ग्रेटर कश्मीर का हिस्सा है और आप इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का अंदाज़ा लगाना शायद, अगर आप पहले से जानते नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ शुरुआत करता हूँ इस आकार में जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो है, एरिया में उससे 6 गुना बड़ा है। 1963 में पाकिस्तान ने इसका 5 से 8 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो चीन को सौंप दिया, वो भी अवैध तरीके से। पाकिस्तान का कब्जा भी अवैध, पाकिस्तान ने चीन को सौंपा, वो भी अवैध। इसके बाद भुट्टो ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस इलाके में, ये शिया बहुल इलाका था, इसमें सुन्नियों को बसा दिया, यानी डेमोग्राफी चेंज कर दी इस इलाके की। जबकि यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है उसमें कोई डेमोग्राफिक चेंज, किसी तरह का बदलाव नहीं करना था। 1970 में इसको अलग क्षेत्र बना दिया गया और नाम रखा गया नॉर्दर्न एरियाज़। फिर परिवर्तन हुआ 2009 में इसको सीमित स्वायत्तता दी गई। इसका नाम रखा गया गिलगिट बाल्टिस्तान, पर पाकिस्तान ने इसे, जो मांग थी अलग प्रदेश बनाने की, उससे इनकार कर दिया। पाकिस्तान को लगता था तो अगर इसे अलग प्रदेश बना दिया तो पीओके पर उसका दावा जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और आपको याद हो 2020 में, 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370-35 से ख़त्म किया गया, उसके बाद 2020 में इमरान खान, उस प्रधानमंत्री उस समय के, पहुँचे थे पीओके में और उनको ये डर सता रहा था, पूरे पाकिस्तान को ये डर सता रहा था कि भारत हमला करने वाला है, हमला करके पूरे पीओके पर फिर से कब्जा अपना ले लेगा, फिर से अपने अधिकार में ले लेगा। तब उन्होंने उस समय वादा किया था कि विधानसभा चुनाव के बाद इसको अलग प्रदेश बना दिया जाएगा, जो कि अभी तक किया नहीं गया। मैंने पहले बताया कि आपको कि पीओके से ये 6 गुना बड़ा है एरिया में। और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 72,000 वर्ग किलोमीटर, 72,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा भूभाग है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी जो बताने जा रहा हूँ उससे बड़ी बातें। इसकी राजधानी गिलगिट है और कुल आबादी 18 लाख। और पूरी दुनिया में जो 14 8,000 हैं, यानी दुनिया में ऐसे ग्लेशियर जिनकी हाइट 8,000 फीट या उससे ज़्यादा है, ऐसे ग्लेशियर दुनिया में सिर्फ 14 है। और उन 14 में से, दुनिया के 14 ग्लेशियर्स में से 3 यहाँ पर है। और इसकी मान्यता जो है, इसका निर्धारण करता है इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एंड क्लाइंबिंग फेडरेशन। उसकी मान्यता से ये तय होता है कि कौन से ग्लेशियर 8,000 है। ये दुनिया का एकमात्र इलाका है जिससे 5 देशों की, प्रदेशों की नहीं, 5 देशों की सीमा मिलती है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और तिब्बत चाइना। ये 5 देशों की सीमा जो है गिलगिट बाल्टिस्तान से, जीबी से मिलती है। भारत पर जितने आक्रमण हुए अतीत में, शक, हूण, कुषाण, मुग़ल, सब इसी रास्ते से हुए। तो इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस समझिए। इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और भी है। इसीलिए
एक समय था जब अमेरिका, रूस और ब्रिटेन इस पर कब्जा करना चाहते थे कि इस पर उनका कब्जा हो जाए। अब पाकिस्तान की मदद से चीन यहाँ पैर पसार रहा है। 5 से 8 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल चुका है उसको, और यहीं से CPEC होकर जा रहा है। यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसी से जा रहा है, इसीलिए भारत का विरोध है। उसकी बात आगे करता हूँ। अब इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस और इसका जो है इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस समझिए। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उस समय इसी रास्ते से हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व व्यापार होता था, जिसको सिल्क रूट कहा जाता। यहाँ से सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, यूरोप और अफ्रीका सड़क मार्ग से जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजा जब यहाँ पर राजशाही थी, तो महाराजा के समय जम्मू कश्मीर के 5 हिस्से थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट वजारत, गिलगिट एजेंसी, ये 5 हिस्से मिलकर पूरा जम्मू कश्मीर राज्य बनते। अब आते हैं इस बात पर कि ये पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गया। तो 1970 में सोवियत संघ बनने के बाद 1935 में ब्रिटेन ने महाराजा से, जम्मू कश्मीर के महाराजा से गिलगिट एजेंसी जो थी वो 60 साल की लीज़ पर ले लिया। लेकिन 1947 में देश आज़ाद होने के बाद, आज़ादी के 15 दिनों बाद ब्रिटेन ने इसको महाराजा को वापस कर दिया। अब यहाँ से आप अंग्रेज़ों की कूटनीति को समझिए, उनकी कुटिलता को समझिए, किस तरह से भारत के खिलाफ काम किया उन्होंने। कोई ज़रूरत नहीं थी, लीज़ ख़त्म नहीं हुई थी, उस समय किसी को समझ में नहीं आया, लगा कि ये अच्छा जेस्चर दिखाया जा रहा है कि भारत आज़ाद हो गया है तो उसका एक हिस्सा है, तो उसको जो है उसकी लीज़ ख़त्म होने से पहले ब्रिटेन लौटा रहा है। तो ब्रिटेन ने महाराजा को लौटा दिया। अब जब ब्रिटेन ने लौटा दिया तो वहाँ से उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी हट गई। तो उधार पर 2 ब्रिटिश अधिकारी, सैनिक अधिकारी दिए गए, जिसमें से एक मेजर ब्राउन था और दूसरा कैप्टन A. मथीसन। इन दोनों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई गिलगिट एजेंसी की। अब आप देखिए घटनाक्रम कैसे चला। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, उस पर दस्तखत कर दिए। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 27 अक्टूबर 1947 को इसे मंजूरी दे दी। ये पूरी तरह से आधिकारिक रूप से, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया। अब खेल अंग्रेज़ों ने इसके बाद शुरू किया। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी थी, उसमें टॉप लेवल पर सारे जो अधिकारी थे वो ब्रिटिश थे। तो वो एक तरह से ब्रिटिश सेना ही थी उस समय। उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के फैसले से, उन्हीं की तरह से चलती थी। ये जो मेजर ब्राउन था, ये बदमाश आदमी था, ये डेजर्टर भी रहा है, इसको सुरक्षा सौंपा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सौंपा गया डिज़ाइन के तहत। इस इलाके के हर इलाके में, इन जो 5 हमने इलाके बताए, उनमें महाराजा अपने गवर्नर नियुक्त करते थे। तो यहाँ के गवर्नर घनसारा सिंह को इस मेजर ब्राउन ने गिरफ्तार कर लिया। इसी से उसकी नीयत का पता चल गया कि कुछ गड़बड़ करने वाला है। उसके बाद वो पाकिस्तान गया, अपने ब्रिटिश अधिकारियों से मिला। 1 नवंबर 1947 को वो पाकिस्तान गया और पेशावर में अपने ब्रिटिश अधिकारियों से मिला। और 4 नवंबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने गिलगिट एजेंसी पर हमला कर दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमला किया और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। और ब्रिटेन ने अरब देशों को खुश करने के लिए ये होने दिया, पाकिस्तान के कब्जे में इस इलाके को जाने दिया। ये भारत के साथ एक तरह का धोखा था। लेकिन भारत सरकार ने उसके बाद उसको वापस लेने के लिए कोई प्रयास किया नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में इस इलाके का कोई जिक्र है नहीं। और जब पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया अवैध रूप से, फिर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में बहुत से लोगों की राय के खिलाफ इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। यूनाइटेड नेशंस का अगस्त 1948 का प्रस्ताव है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये लीगल रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से। यूएन में मामला जाने के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ। तो जो युद्ध विराम की रेखा थी, उसी को
LOC मान लिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया। और 18 से 27 जुलाई 18 to 27 जुलाई के बीच में पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया इन पाकिस्तान की देखरेख में बैठक हुई, एक समझौता वार्ता हुई और उसमें तय हुआ कि पाकिस्तान जो उसके कब्जे में इलाका है वो भारत का है, इस बात को स्वीकार करे। दूसरा, वहाँ कोई जो है परिवर्तन नहीं करेगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा कि इस इलाके में पाकिस्तान जनमत संग्रह कराएगा, कोई डेमोग्राफी में चेंज करने की कोशिश नहीं होगी और जब जनमत संग्रह होगा तो यहाँ से सेना हटा ली जाएगी। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं, इसलिए कभी जनमत संग्रह हुआ नहीं, पाकिस्तान ने वो दावा छोड़ा नहीं। तो ये जो इलाका है स्ट्रेटेजिक रूप से हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था। आज जो समस्या चीन के साथ हो रही है वो होती ही नहीं। चीन से हमारा लैंड बॉर्डर लगता ही नहीं, हमारा चीन से संबंध सिर्फ तिब्बत से होता, तिब्बत से सीमा लगती। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या परिस्थिति होती। ये अगर रूट खुला होता, सड़क का मार्ग खुला होता तो हमारे व्यापार के लिए रणनीतिक दृष्टि से किस तरह का फ़ायदे का सौदा होता। उसके अलावा आज जो हम समस्या झेल रहे हैं CPEC की, चीन हमारे इलाके से एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिस पर भारत सरकार ने एतराज़ किया है, लेकिन इस बीच में डेवलपमेंट हुआ कुछ। 2014 में 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इस पर बैक चैनल काम शुरू हुआ, डिप्लोमेटिक स्तर पर काम शुरू हुआ और ब्रिटेन से संबंध जिस तरह से बनाए प्रधानमंत्री ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से जिस तरह के निजी संबंध बनाए, उसका असर ये हुआ कि मार्च 2017 में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने एक प्रस्ताव रखा ब्रिटिश संसद में। अब आप इस पर ध्यान दीजिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे के कारण इस इलाके के लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। ये प्रस्ताव ब्रिटिश संसद से पास हो गया। अब उस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्यों हुआ। ये भारत की जो कोशिश है, ये मानिए आप, ये सब इशारे हैं कि भारत धीरे धीरे POK पर कब्जा करने की दिशा में बढ़ रहा है, उसकी ये सब तैयारियों का हिस्सा है। उसका अगला कदम हुआ 2017 में, ये हुआ 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद 370 और 35A हटा लिया गया। इसीलिए चीन को परेशानी हुई, इसीलिए पाकिस्तान को परेशानी हुई, इसीलिए तुर्की को परेशानी हुई। तो इन देशों को परेशानी हुई, लेकिन उससे पहले डिप्लोमेटिक स्तर पर इस बात को इंश्योर कर लिया गया कि मुस्लिम देशों से, अरब देशों से कोई विरोध ना हो, और वो नहीं हुआ। भारत में इस परिवर्तन का उन देशों ने समर्थन किया, अरब देशों ने, मुस्लिम देशों ने, ये भारत का इंटरनल मामला है। और जब अनुच्छेद 370 और 35 से हटा, उसके बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा, विशेष दर्जा तो ख़त्म ही हुआ, राज्य का दर्जा भी ख़त्म हुआ। 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का मतलब समझिए, लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो नया नक्शा जारी हुआ। यूनियन टेरिटरी के नए नक्शे में POK और गिलगिट बाल्टिस्तान दिखाया गया। इसलिए चीन ने विरोध किया, इसलिए पाकिस्तान ने विरोध किया, इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज को रोज़ सपना आता है कि अब भारत आक्रमण करने वाला है, किसी भी दिन भारत आक्रमण करके इस इलाके को फिर से अपने कब्जे में ले लेगा। इस भारत के इस तैयारी को देखते हुए चीन ने अपनी तैयारी बढ़ा दी, अपने कदम बढ़ा दिए। वो CPEC को बहुत तेज़ी से उस प्रोजेक्ट को लागू करना चाहता है। भारत औपचारिक रूप से डिप्लोमेटिक तौर पर इस पर ऐतराज़ कर चुका है। भारत इसीलिए इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ, जो BRO प्रोजेक्ट है चीन का, कि ये हमारे इलाके से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और चीन का भी अवैध कब्जा हो गया है। पाकिस्तान को इसे देने का कोई अधिकार नहीं है। CPEC की तीसरी बैठक में अभी 21 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव पास किया गया और कहा गया कि तीसरी पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती है, यानी और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। चीन की कोशिश है कि इसमें अफगानिस्तान को जोड़ लिया जाए। इसकी खबर आते ही भारत के
विदेश विभाग के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये भारत का अभिन्न अंग है, यहाँ पर इस तरह की कोई गतिविधि तीसरी पार्टी को बुलाना ये भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है। तो मामला ये यहाँ तक पहुँचा है, आप 1947 से देखिए यहाँ तक, बल्कि कहें कि 1935 से यहाँ तक पहुँचा है, और ये जिस दिशा में जा रहा है वो आप मान कर चलिए, मैं समय नहीं बता सकता कि कब होगा ये, लेकिन ये आप मान कर चलिए जितनी चीज़ें बाहर आ रही हैं उससे ज़्यादा बातें अंदर हो रही हैं, उसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है। और ये जो बीजेपी का पुराना संकल्प था, अब भारत की पूरी संसद का संकल्प है, 1997 में आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर संसद से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया था कि जम्मू कश्मीर पूरा, यानी जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो भारत का अभिन्न अंग है और भारत इसको लेकर रहेगा। तो इसके लिए कोई आम राय बनाने की, कोई चर्चा करने की, स्टेक होल्डर से डिस्कस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है भारत सरकार को। भारत सरकार को तय करना है कि ये एक्शन कब होगा, उसकी सेनाएं कब तैयार होंगी, कौन सा समय होगा, कौन सी तारीख होगी, ये तय करना है। और मैं तो ऐसे मौक़ों के लिए, ऐसी जब बातें आती हैं तो बार बार जनरल मानिक शाह की याद आती है मुझे कि पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे तो जीत होगी, अधूरी तैयारी के साथ उतरेंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा। तो किसी भी हालत में अधूरी तैयारी के साथ नहीं उतरना चाहिए। पूरी तैयारी में कितना समय है ये मुझे नहीं मालूम है, ये भारत सरकार कभी बताएगी भी नहीं। जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन हमको आपको पता चलेगा, लेकिन आप ये मान कर चलिए कि हमारे आपके जीवन में ही ये होने वाला है। अब मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम है सब और मैं बता नहीं रहा हूँ। तो इसलिए आप इस बात के लिए तैयार रहिए, इस खुशी के लिए तैयार रहिए कि पीओके पूरा का पूरा भारत में आ सकता है। उसको लेने की मंशा है इस सरकार की, नीति भी है और नीयत भी है। वो पूरी कब होगी ये तो समय बताएगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।